हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो दोस्तों, पुरानी वीडियो में हम लोगों ने देखा था दंड और पुरस्कार के बारे में, और उस सीरीज को सीडीपी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो शुरू करते हैं दोस्तों। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य क्या होते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। मूल्य शब्द अंग्रेजी के वैल्यू शब्द के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के वलेर से निकला है, जिसका अर्थ है मायने रखना या महत्वपूर्ण होना। और वैल्यू का भी मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितना वो महत्वपूर्ण है। तो वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वलेर शब्द से निकला है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में मूल्य के लिए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में मूल्य के लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं, जो कि है पुरुषार्थ। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में मूल्यों के 4 प्रकार बताए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ये 4 तरीके के प्रकार बताए हैं भारतीय संस्कृति में मूल्यों के। अगला पॉइंट देखते हैं। जिसमें से अर्थ, धर्म और काम, ये जो 3 है, 1, 2 और 3, ये भौतिक और लौकिक सांस्कृतिक मूल्य माना गया है, जबकि मोक्ष को पारलौकिक आध्यात्मिक मूल्य माना गया है। मोक्ष प्राप्ति, आपने देखे होंगे साधु संत हैं, वो हमेशा मोक्ष की ओर भागते हैं। मोक्ष जो एक ही पारलौकिक है, मतलब भगवान से मिलने का एक रास्ता मोक्ष। बल्कि जितने भी पारिवारिक लोग हैं वो सब अर्थ, धर्म और काम की ओर अग्रसर रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। एक दर्शन है जिसका नाम है चार्वाक दर्शन, जो कि एक नास्तिक दर्शन है। चार्वाक एक नास्तिक दर्शन है। वह सिर्फ अर्थ, धर्म और काम को मानता है, लेकिन मोक्ष को नहीं मानता। अब वो मोक्ष को क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो एक नास्तिक है। नास्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनको नास्तिक बोला जाता है। अब जो भगवान में विश्वास ही नहीं रख रहा है, तो वो भगवान के पथ पर कैसे चलेगा? तो इसीलिए वो लोग मोक्ष को नहीं मानते हैं। काफी बार चार्वाक दर्शन के बारे में पूछ लेते हैं कि चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन है, तो याद रखेंगे चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारतीय शिक्षा के मूल्य शिक्षा की शुरुआत 1986 में शिक्षा नीति से हुई थी। 1986। अगला पॉइंट देखते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी मूल्य शिक्षा की सूची में कुल 83 मूल्य रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से देखेंगे। कि पूछ लेते हैं कभी कभी कि एनसीईआरटी ने अपनी मूल्य शिक्षा की सूची में कुल कितने मूल्य रखे हैं, तो सही आंसर है 83। अगला पॉइंट देखते हैं। एनसीईआरटी में निम्नलिखित 4 शैक्षिक मूल्य भी माने हैं। वो 4 शैक्षिक मूल्य कौन से हैं? पहला है समानता एवं सहयोग, दूसरा है सफाई एवं सच्चाई, तीसरा है बंधुत्व एवं भाईचारा, और चौथा है श्रम, मतलब हार्ड वर्क। ये 4 मूल्य हैं जो शैक्षिक मूल्य हैं, जिसे एनसीईआरटी ने बताया है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है, इसके अलावा एनसीईआरटी में निम्नलिखित 9
गांधीवादी मूल्य माने हैं। गांधीवादी मूल्य कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। पहला है सामाजिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना। समाज में जागरूक हो और एक दूसरे के लिए हम लोग परस्पर तैयार हों काम करने के लिए। उत्तरदायित्व मतलब जिसका जो दायित्व है वो अपने दायित्व को पूरा करे। दूसरा है निर्भरता। तीसरा है श्रम को महत्व। गांधीवादी में श्रम को बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है कि जितना इंसान हार्ड वर्क करेगा वो उतनी ही ज़्यादा सफलता की ओर अग्रसर होगा। अगला पॉइंट है अहिंसा। महात्मा गांधी तो हमेशा अहिंसा को प्राथमिकता दी है, उन्होंने बोला भी है अहिंसा परमो धर्मा। तो चौथा पॉइंट है अहिंसा। पांचवा है सत्यवादिता, सत्य बोलना हमेशा, सत्यवादिता। छठवां पॉइंट है पवित्रता। सातवां पॉइंट है शांति। आठवां है सेवा, सेवा की भावना होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अन्य धर्मों के प्रति आदर। आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको हमेशा अपने धर्म के अलावा जो किसी और के धर्म है उसके प्रति हमेशा आदर की भावना आपको रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। व्यक्तित्व का पहला मूल्य आधारित विभाजन स्प्रेंजर ने किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, से थोड़ा सही से पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने व्यक्ति को 6 प्रकार के मूल्यों में संगठित किया है या 6 प्रकार के मूल्यों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो मूल्य। पहला है सामाजिक मूल्य। इसमें समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर। दूसरा है सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। इसमें क्या होता है, इसके अंदर लोग आते हैं जो कवि होते हैं, उनके अंदर सौंदर्यात्मक और कलात्मक दोनों ही गुण विद्यमान रहते हैं कवियों के अंदर। आपने देखा होगा खड़े खड़े वो लोग काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ देश के ऊपर समाज के ऊपर बना देते हैं, उनके अंदर ये कला होती है। तीसरा है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में आते हैं उद्यमी। इनको काफ़ी आर्थिक चीज़ों की, इकोनॉमी की काफ़ी ज्ञान होता है इन्हें, तो आर्थिक मूल्य के अंदर आते हैं उद्यमी। चौथा है राजनीतिक मूल्य। इसमें तो राजनेता और नेता लोग आते हैं। पांचवा है सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांत पे काम करे। अब सिद्धांत पे तो वैज्ञानिक ही काम कर सकते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। और स्प्रेंजर का लास्ट है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य में जैसे पुजारी, ये लोग धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि आपको धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो पुजारी आते हैं धार्मिक मूल्य में। इस विभाजन को व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस विभाजन को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। मूल्य शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक में नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट को अच्छा माना जाता है। अब इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर जर्मन। अगला पॉइंट देखते हैं। मूल्यों का सबसे मान्य विभाजन हेनरी ब्राउडी का है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिल्डिंग अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में 7 प्रकार के मूल्य बताए हैं। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछी भी जा चुकी है। अ बिल्डिंग अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा लिखी है, तो आंसर होगा इसका हेनरी ब्राउडी द्वारा।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको वैसे भी हमारे इस सीरीज में जो भी मैं आपको पॉइंट करा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इस नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ये पूरे नोट्स पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। एक अन्य विभाजन पारकर महोदय का है जिन्होंने कुल 8 प्रकार के मूल्य बताए हैं। पारकर महोदय ने कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं? 8 प्रकार के। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग मूल्यों की परिभाषा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनके मनोवैज्ञानिक ने कौन सी क्या परिभाषा दी है, वो उसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप हमसे इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।